माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय कुलपति महोदय और साथ में यहाँ से गणमान्य वरिष्ठ जन आए हुए हैं, उन सभी को मेरी ओर से सादर प्रणाम। साथ ही विश्वविद्यालय से गुरुजन और शोधार्थी और बच्चे आए हैं, उन सभी को मेरी ओर से सस्नेह नमस्कार। साथ ही यहाँ जिसके अभी हम आप सबने एक छोटा सा प्रारूप देखा कि दीनदयाल सोच संस्थान किन किन चीजों पे काम करता है, उन्हीं सब की बात करें तो कि जो हमारी पुरानी जो परंपराएं थी वो आज के समय में कितनी प्रासंगिक है, उनकी आज के समय में उनको यदि वापस हम अपने जीवन में शामिल करें तो वो हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। चाहे वो हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे हमारी गुड गवर्नेंस की बात करें, चाहे वो हमारी जल संस्कृति की बात करें या फिर हमारे एजुकेशन सिस्टम की बात करें, सब जगह ये यदि हम उसमें कुछ सुधार के साथ उनको फिर से लेकर आए तो वो आज के समय में बहुत ही सार्थक साबित होंगी। और इन्हीं सबके लिए दीनदयाल सोच संस्थान जैसे कि जल संस्कृति पे भी एक बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है कि पहले जो हम बात करते हैं कि जल संरक्षण की बात करते हैं, लेकिन वो उसमें कैसे जल के साथ में एक भावनात्मक जुड़ाव था, कैसे हमारे लोक गीत, लोक कथाएं, लोक कहानियों के थ्रू एक जो पीढ़ी दूसरी पीढ़ी तक अपना मैसेज कन्वे कर देती थी, वो सब उनको सहेजने का भी एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है। और जिसमें कि गुजरात की ही बात करें तो कि यहाँ पर कि कच्छ की साइड की बात करें, पानी का कमी रही हुई है और जो भी भूजल है वो भी खारा रहा है, फिर भी वहां के समाज को कभी किसी अन्य तंत्र के और निर्भर होने की उन्होंने महसूस नहीं किया। अपनी व्यवस्था उन्होंने स्वयं बनाई। वो समाज हमारा आज भी हम गांव में देखते हैं तो वो किसी भी अन्य तंत्र पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि अपनी स्वयं की व्यवस्थाएं हैं वो स्वयं खड़ी कर लेता है। तो उन्हीं सबके साथ में जब हम बात करें अपनी पुरानी गुड गवर्नेंस की, हमारा सिस्टम कैसा था, हमारे जो देसी रियासतें थी या हमारी जो सिस्टम होता था उसमें कैसे कैसे, चाहे वो साफ सफाई की ही बात करें तो हमारी बहुत सी ऐसी परंपराएं हैं कि जो हमें आवाज दिलाती है कि जैसे झाड़ू के पाँव नहीं लगाना कि वो लक्ष्मी का रूप है। तो वो इसलिए छोटी छोटी ऐसी बातें होती थी कि वो हम सबको बांध के रखती थी। कुछ को हमने अपने जीवन में ऐसे दादी नानी की कहानियों से जुड़ जाते थे। तो उन्हीं सबके प्रयासों से पूरे देश भर की खान पान की जो परंपराएं रही हैं और जो हमारे मौसम के हिसाब से और हमारे रीजन के हिसाब से क्या क्या चीज हम खाते थे, वो सब हमारे फोकलोर में कैसे शामिल किया गया है। और उन्हीं सब के बारे में जो पोषण उत्सव कॉफी टेबल बुक है उसकी विस्तार से चर्चा आदरणीय अतुल जी सर करेंगे। तो इसी के साथ ही आप सबको फिर से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को सादर नमस्कार। सब लोग दिखते हैं तो इसका एक छोटा सा मैं आपके सामने प्रेजेंटेशन दूंगा। छोटा सा इसका घोष वाक्य है, सही पोषण तो देश रोशन। ये हम लोगों को सब स्वीकार करते होंगे। नानाजी को समर्पित है ही ये पुस्तक। साथ में देश के उस समाज को जो हमारे कल्चरल विजडम का ट्रस्टी है, जिसके पास ये सारी की सारी विजडम उन्होंने सहेज कर संभाल के रखी हुई है और अपनी नई पीढ़ियों को दे रहे हैं, तो हम उसको एक आभार के साथ, कृतज्ञता के साथ में समर्पित करते हैं। इसमें जो सामग्री है, ये कंटेंट्स आप देखेंगे। और हमारे देश की एक परंपरा रही है एबेंडेंस, अन्नम बहु कुरुवीत, खूब खूब पैदा करो। तो अपने तैत्तरीयोपनिषद से ही हम लोगों ने इस चीज को सीखा कि इसको हम लोग कैसे जितना ज्यादा से ज्यादा अन्न, जितना ज्यादा फूड ग्रेन्स सभी उत्पन्न करेंगे तो हम बांट सकेंगे। यही वो गीत है, ये राजस्थान का गीत है, स्यावड़ माता का सिमरन। जब किसान दंपत्ति अनाज उसकी सोइंग करते हैं तो एक गीत गाते हैं और वो समाज को समर्पित करते हैं, समाज के हर वर्ग को समर्पित करते हैं, सभी प्राणियों को समर्पित करते हैं। और समर्पित करते हुए उनकी त्याग की जो भावना होती है, उस त्याग की भावना में ये रहता है कि अगर कुछ बच जाए तो हमारे बच्चों के लिए भी दे देना। यानी खूब हो लेकिन साथ में हम लोग उसका त्याग करने की भी हम लोगों को भावना रहे। इसी गीत के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये गीत तो हमारे गुजरात में भी आपको देखने को मिलेगा। और ये बात उन्होंने कही बिल गेट्स को, जब वो उसकी एक प्रति लेकर वहां पर उनको दिखाने गए थे।
ये गुजरात का एक चित्र है द्वारकाधीश का। बाहर छाछ उसका आवाज लगा के कि ये लीजिए, आपको पीजिए जिसको भी लेनी है, क्योंकि अपने यहाँ पर छाछ बेचने की परंपरा नहीं थी, छाछ बांटने की परंपरा थी। हम लोग उसके साथ में ऐसे ही जो और चीजें अपने को आगे देखने को मिलेंगी कि दूध, छाछ, दही पहले कभी बेचा नहीं जाता था। तो इस तरीके की परंपराओं में हम लोगों को देखेंगे तो पूरे देश में अलग अलग ऐसे चीजें हैं, जो अलग अलग पेय पदार्थ हैं जो वहां ऑफर किए जाते हैं, उनका पैसा नहीं लिया जाता। गांवों में आज भी ये चीजें विद्यमान हैं। हम लोग इस चीज को बहुत गर्व के साथ कह सकते हैं। कोलेस्ट्रम एक, यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स मौजूद होंगे, उनको ध्यान होगा कि इम्यूनिटी के लिए सबसे बढ़िया साधन माना जाता है कोलेस्ट्रम। और कोरोना के टाइम में ये शब्द बहुत आया था, लेकिन कोलेस्ट्रम में आया कैप्सूल्स, 50-50 रुपए का एक कैप्सूल मल्टीनेशनल्स ने बेचना शुरू किया। अपने देश की पूरे में परंपराएं हैं, या आप सभी नाम देखेंगे पूरे देश में कोलेस्ट्रम, जो गाय का पहला दूध 3-4 दिन रहता है, वो बछड़े को देने के बाद में समाज के लोगों के बीच में बांटा जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी का ये एक बहुत अच्छा सोर्स है, पोषण का ये बहुत अच्छा सोर्स है। और इसके बीच की परंपरा इसमें आग्रह की है, इसमें बेचने की कहीं नहीं भावना आती। इस सबको, एक के घर में बछिया को जन्म हुआ तो उसने कुछ दिन तक पड़ोसियों को बांटा, उनके घर में जन्म हुआ तो उन्होंने औरों को बांटा। ऐसे ही पूरे समाज में एक इम्यूनिटी जो है, हम लोग बांटते रहते थे एक दूसरे के साथ। और ये भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि उत्सव के साथ कई गांवों में आज भी परंपरा है कि जब गाय को बछड़ा या बछिया होती है तो उसके लिए दावत होती है, और दावत में इसको एक डेजर्ट के तौर पर परोसा जाता है। इसमें कभी कभी ऊपर सूखा मेवा भी मिला दिया जाता है, थोड़ा सा आनंद की दृष्टि से। अपने यहाँ पर जो नॉलेज ट्रांसफर की परंपराएं हैं, उसमें ऋतुमती एक विषय, यहाँ जो महिलाएं बैठी हैं मैं उनको विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि जो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन का समय होता है, तो एक किशोरी एक नई स्टेज में प्रवेश कर रही होती हैं, और उनके लिए आजकल की उसमें एक बड़ा विषय ऐसा टैबू के साथ में होता है कि बात करें कि नहीं करें। लेकिन अपना समाज इसको गीतों के माध्यम से एल्डरली लोग जाकर उसको समझाते हैं कि तुम अब जीवन के एक नए उसमें स्टेज में प्रवेश कर रही हो, तुमको अपना किस तरीके से ध्यान रखना है, कैसे करना है। इस तरीके से ही गर्भावस्था के डिफरेंट ट्राइमेस्टर्स में किस तरीके के संस्कार, किस तरीके के भोजन, क्या क्या वर्जनाएं, ये सब चीजों का लोक गीतों के माध्यम से, और ये सब पूरे के पूरे देश में हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, सब जगह होते हैं। मेड़ का ये चित्र यही गुजरात के बॉर्डर का है, आपको वेशभूषा से ही देखने को लग रहा होगा। मेड़ पर लगी सब्जी सबसे ज्यादा ये जो न्यूट्रिशियस मानी जाती है, दो खेतों के बीच की। और वो जो खेतों के बीच की मेड़ होती थी, पहले कभी किसी एक व्यक्ति विशेष की नहीं होती थी, वो पूरे समाज की, पूरे गांव की होती थी। और उस पर जो भी कुछ उगता था वो सारा का सारा समाज का होता था, जिसको जितनी आवश्यकता होती थी वो वहां से ले जाते थे और वो खाते थे। तो इसमें फल जो जिस तरीके के इस कैक्टस में लग रहे हैं, ये मेड़ के ऊपर उगे हुए हैं। इनसे जो न्यूट्रिशन मिल रहा है समाज को, ये हमारा समाज एक दूसरे के साथ बांट कर रखता था परंपराओं को। पीपल की शादी और इस तरीके का तो देश भर में तुलसी विवाह वगैरह हैं। ये सब खाने पीने के बहाने होते थे कि कुछ, चलो गर्मी हो रही है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, जेठ का महीना है, सब कुछ सूखा पड़ गया है, तो कैसे आनंद लिया जाए, कैसे उत्सव मनाया जाए। तो एक पीपल का पेड़ मिला, वहां कृष्ण जी की बारात 4-5 के गांवों से आसपास के आई, उन लोगों ने सब उसको उत्सव के रूप में मनाया और खूब शीतल पदार्थों का सेवन किया, सबने मस्ती करी, भूल गए कि यहाँ गर्मी जेठ के दशहरे के दिन किस तरीके की थी। ऐसे ही पूरे देश में अलग अलग इकोलॉजी के इकोसिस्टम्स के हिसाब से पूरे देश में इस तरीके की परंपराएं आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। इसी तरीके से आंवला नवमी, जब आंवला पकता है उसके नीचे, पेड़ के नीचे बैठकर, और ये परंपरा अगर आप देखेंगे इस चित्र से, ये पेंटिंग सैकड़ों साल पुरानी पेंटिंग है, और ये पेंटिंग्स में सब कुछ नजर आ रहा है कि महिलाएं वहां पेड़ की पूजा किस लिए कर रही हैं, क्योंकि आंवले को हम सब लोग मानते हैं कि आंवला तो पोषण का एक बहुत बड़ा अच्छा सोर्स होता है। दिव्य पोषण
ये हमको गुजरात से ही इसके बारे में सबसे पहले एक बार जानकारी मिली। फिर जब हम आगे बढ़े, पूरे देश के 26 स्टेट्स में गए, तो हर जगह इसका एक विस्तृत और भव्य और दिव्य रूप हम सब लोगों को देखने को मिलता रहा। ये दिव्य पोषण में प्रसाद के माध्यम से देश भर में किस तरीके से पोषण, किस तरीके से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी, किस तरीके से फूड सिक्योरिटी ये एंश्योर होती थी, इस चीज का पूरे देश में हम लोगों को एक बहुत सुंदर वर्णन मिला। द्वारिका का आप ये चित्र देख रहे हैं, वहां की किचन में कम्युनिटी में सब लोग बैठकर आपस में बैठकर बना रहे हैं, फिर सब एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, आनंद रहेगा, मिष्ठान भी खाएंगे और वहां की जो लोकल चीजें हैं वो हमको मिलेंगी। इसका एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये बताना चाहता हूँ कि जैसे द्वारका में कृष्ण जी को जो भोजन पसंद है, उससे दूर अगर हम बिल्कुल दूसरी तरफ इम्फाल गए तो वहां के गोविंद देव जी के मंदिर में भी कृष्ण जी को वहां की चीजें खूब चटकारे के साथ उन लोग खाते हैं कृष्ण जी। तो बाकी समाज भी ऐसे ही करता है। और अगर नीचे उडुपी में गए तो वहां कृष्ण जी को इडली डोसा पसंद आता है। अगर हम मथुरा में जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं तो वहां उनको दूसरी तली चीजें पसंद आती हैं। लेकिन कृष्ण जी को जब भोग लगता है तो वो पूरे के पूरे देश में भोग लगने के लिए एक बिल्कुल उत्सव स्वरूप में किचन में खाना बना, भोजन बना, प्रसाद बना और नैवेद्य फिर वहां जाकर उनको भोग लगने के बाद में उसको वो एक प्रसाद का रूप ले लेता है। इम्फाल में भी ऐसा होता है और यही चित्र हम लोगों को देखने को मिला सिमिलर वृंदावन में। लंगर से हम सब परिचित हैं। हर एक गुरुद्वारे में जाएं, लंगर की एक बहुत सुंदर परंपरा पूरे देश भर में है। गुरुद्वारों में दो तरीके से रहता है, वहां फूड सिक्योरिटी भी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी कड़ा प्रसाद के माध्यम से हम लोगों को मिलती है। श्रीनाथ जी टेम्पल से भी हम सब लोग परिचित होंगे, पास में ही। वहां एक दिन पोषण लुटता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, सोचता होगा कोई समय कि क्या है, लेकिन कुछ लोगों ने कृतज्ञता स्वरूप उन भीलों के लिए जिन्होंने महाराणा प्रताप के समय में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था अपने देश की रक्षा के लिए, उनके लिए पूरा समाज कृतज्ञता स्वरूप एक दिन पूरा भोजन बना के रखता है, बहुत कुछ बना के रखता है और कहता है कि जितना आपको इसमें से ले जा सकते हैं ले जाइए, उसके बाद जो कुछ बचेगा वो अन्य वर्गों के लिए वो उस तरीके से उपलब्ध रहेगा। ये अपने गुजरात में एक हम गिरीश भाई जी के यहाँ पर एक विवाह में गए थे उनके बेटे सुपुत्र के, वहां पे उन्होंने किस तरीके से पुरानी चीजों को वो वहां पे प्रदर्शित किया और भोजन के साथ साथ में वहां पर उन्होंने सब चीजों को लिखकर भी रखा था कि हमको किस तरीके से क्यों, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्यों करना, तो उसके साइंटिफिक आधार देना भी एक बहुत जरूरी है। पुस्तक के अंत में इन सब साइंटिफिक आधारों को जक्स्टापोज किया गया अपने ट्रेडिशंस के साथ में कि हमारे किस फोक में क्या चीज का हम लोगों ने अगर आपके सामने परोसा है उस वस्तु को, तो उस वस्तु का क्या न्यूट्रिशियस वैल्यूज हैं, क्या उसमें मिनरल्स हैं, क्या उसमें विटामिन हैं। ये सदैव हम लोगों की इच्छा रही और हम लोग हमेशा पूजा, भोजन मंत्र आदि के साथ अपने भोजन को करते हैं। और देश भर में गीतों की परंपरा क्या कब आ रहा है, कब उग रहा है, उसको सेलिब्रेट करना, तो ये इसका पुस्तक का स्लग रहा, सेलिब्रेटिंग द कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ न्यूट्रिशन, कि हम लोगों की जितनी भी परंपराएं हैं हम उसको किस तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। ये पूरे डिफरेंट स्टेट्स के से ग्लिम्पसेस हैं। खिचड़ी हम सबका प्रिय पदार्थ, हम सबके लिए, हम कई बार किसी का इंटरव्यू लेने जाएं, पूछें कि आपको क्या पसंद है, किसी भी सेलिब्रिटी से पूछिए, छूटते ही बोलेगा कि मुझे ये खिचड़ी पसंद है। तो खिचड़ी के स्वरूप पूरे देश भर में अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके के मिले, इनके नाम है अपने यहाँ गुजरात में आपको इसका राम खिचड़ी के नाम से। और फिर हमारे मिठाई को कई बार बड़ा बेचारा आजकल कर दिया गया है कि डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो गई है इंडिया, इसलिए मीठा नहीं खाना है, मगर लड्डू महाराज का प्रेम तो कभी कोई नहीं छोड़ सकता है। यहाँ भी अलग अलग चीजें हैं, हम सब लोग पसंद करते ही हैं, कितना भी उससे परहेज कर लें, जब मीठा सामने आ जाता है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है उससे अपने आप को दूर रख पाना। लापसी मीठे अपने यहाँ सब परिचित होंगे, मगर साथ में न्यूट्रिशन, फूड सिक्योरिटी और ये पूरे देश भर में चलती है। और इसके खिचड़ी के जो रूप हैं किस तरीके से उनको गीतों के माध्यम से भी पूरे देश में संभाल के रखा गया है। इसी तरीके से अपनी खीर अलग अलग तरीके के पूरे देश में हम लोगों को देखने को मिलती है।
कहीं मखाने की खीर है तो कहीं चावल की है, कहीं राजगीर की है, बहुत सारी देखने को मिली। साग सुकेड़ी, ये विशेष तौर पे गुजरात और राजस्थान के संदर्भ में लिखा गया कि आप डब्बे में, तेल के डब्बे में बैठेंगे तो वहां जब किसी भी गुजराती परिवार की उसमें से थाली खुलती है तो उसमें से खुलते ही उसका जो टिफिन है उसमें से इतनी सारी चीजें निकलती हैं कि पड़ोसियों का मन ललचा ही जाता है। लेकिन इसके पीछे की परंपरा एक दूसरी है। वो तो आनंद लेने की परंपरा का हमने इसमें जिक्र किया, मगर परंपरा ये है कि चीजों को डिहाइड्रेट कर देना और आगे के लिए उसको संभाल के रखना, उसको कैसे हम लोग उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं। तो प्रोसेस्ड फूड का जो हम लोगों ने कहा कि युगानुकूल बनाना, तो ये युगानुकूल है, ये प्रोसेस्ड फूड है। अपने घर घर की महिलाएं इसको गाना गाते गाते और आनंद लेते लेते ये सब चीजें बना दी करती थी। अचार के उसमें से चटनी, ये सब चीजें इन्हीं में से निकली हुई हैं। और आप इसको अगर देखेंगे तो ये देश की बायोडाइवर्सिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। गीत हमारे कश्मीर में भी अगर हम जाएंगे तो वहां डल लेक में भी अगर उस तरीके से गाना गाते हुए वो लोग वहां से सब्जियां और सिंघाड़े आदि निकालते हैं, और वो सिंघाड़ा उनके लिए तो पहले लाइफ लाइन था। बिल्कुल जब वहां पर और वेजिटेशन नहीं था तो सिंघाड़े का आटा जो आज देश भर में अपन उपवास के समय में कई बार खाते हैं, तो वहां पर से आया और सब जगह आज पूरे देश भर में उपलब्ध है। मगर उसको गीतों के माध्यम से उसका एक प्रचार प्रसार और नॉलेज ट्रांसफर हुआ। थाली को हम कितने सुंदर रूप में करते हैं, तो बोलते हैं थाली लग गई, या ऐसा नहीं है, आमतौर पर बोला करते हैं घर में भी कि थाली सज गई है, पधारो। तो गुजरात में तो अपन उसको देखते हैं कितने सुंदर। आज सुबह भी ब्रेकफास्ट हुआ तो उसी आनंद से, और अभी जब अपन सब लोग लंच के लिए एकत्रित होंगे तब भी आपको वैसा ही कुछ मिलेगा। ये गीत आपको गुजरात के हमने आपके सामने जो पुस्तक का पार्ट है, और ये अब पोर्टल का भी पार्ट होने वाले हैं। और पुस्तक तो हम अभी आपके सामने लोकार्पण होगा तो आपको दिखेगा कि काफी बड़ी कॉफी टेबल बुक है, मगर इसको छोटा करके नेशनल बुक ट्रस्ट इसके एब्रिज्ड एडिशन हर एक लैंग्वेज में भी छापेगा। उनमें सब ये चीजें आपको विस्तार से मिलने को, पढ़ने को, देखने को सब मिलेंगी। मैं इसको आगे बस बढ़ाता जा रहा हूँ क्योंकि ये तो सब आप लोग इनसे परिचित ही हैं, मगर बस ये बताने को कि क्या क्या आपका यहाँ पर गुजरात में तो इतना इसको कहें कि हम लोग इतने समृद्ध हैं, यहाँ की संस्कृति गुजरात की, तो कि हर चीज में भोजन का आनंद देखने को, कहावतें भी, कहावतों के माध्यम से भी किस तरीके से हम फूड की, अपने भोजन की विशिष्टताओं को समाज के सामने रखते रहे हैं, ये उनके अर्थ हैं। इसी तरीके की कहावतें हैं। आपको फल हम लोग कितने इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एन एप्पल अ डे, इस कहावत से हमको थोड़ा सा दूर होकर, एन एप्पल अ डे मे बी ट्रू इन लंदन और एल्सवेयर इन यूएस, लेकिन हमारे देश में तो हमारा फल जो जिस जगह का है वो खाया, सीजनल खाया, लोकल खाया, तो उसी में आनंद भी है, उसी में न्यूट्रिशन भी है। ये हम लोगों ने प्रयास किया है इन सब चीजों को दोबारा आप सबके सामने परोसने का। ऐसे ही एक अगर आप देखें तो बड़ा इंटरेस्टिंग एक ही गीत था, इसके पीछे निकल गया है वो, सब्जियों का लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए गीत हुआ करते थे पहले। ये पूरा का पूरा जो है 108 सब्जियां, अलग अलग व्यंजन, इम्फाल में गोविंद देव टेम्पल में ये कृष्ण जी को भोग लगता है इनका, और वहां सीजनल सब्जियां आती हैं। उनका परोसने का तरीका अगर आप देखें तो इसी में सब कुछ वहीं के पत्तों में बनता है। इन पत्तों का न्यूट्रिशन, किस तरीके से न्यूट्रिशन देते हैं, वो भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट होता है। बर्तन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूट्रिशन का। कहाँ कौन सा बर्तन किस चीज के लिए, किस तरीके से पकाने के लिए, क्या क्या चीज को कितनी आंच पर कितना देर तक, ये सब चीजें इसका पार्ट है। और इनमें से अगर आप देखेंगे तो ऊपर गीतों के माध्यम से भी इनका जिक्र किया गया। फेस्टिवल्स हमारे यहाँ भोजन का पर्याय, हमारे यहाँ फसलों का, हार्वेस्ट का पर्याय बन चुके हैं, उनका सिनोनिम है। उन सब का एक सुंदर सा इसमें से जिक्र किया गया है। कृष्ण जी तो भोजन के वैसे ही पर्याय थे। पान, कई बार आजकल लगता है कि पान नहीं खाना, मुंह लाल हो जाएगा, लोगों को थोड़ा सा उसमें से पिक की आदत पड़ जाएगी तो गंदगी होगी, विच इज ट्रू। लेकिन पान कितना इम्पोर्टेंट हमारे न्यूट्रिशन के लिए रहा है, कितना हमारी कल्चरल वैल्यूज का हिस्सा रहा है। हमारे हर शादी ब्याह में
हमारे किसी भी उत्सव में पान क्यों कैसे इंपॉर्टेंट होता था, कैसे देवी देवताओं को चढ़ाया जाता था, इन सब का एक छोटा सा परिचय इस पुस्तक में दिया गया है। विवाह के समय में कौन से गीतों के माध्यम से कैसे भोजन को परोसने का था, तो तमिल गीत में भी है और कन्नौज का भी है। इस पर अगर हम देखें और हम अंत में एक जौनार से परिचित होंगे, यहाँ पर क्या कहते हैं उसको कि दावत, हम लोग आपको भोजन के लिए आमंत्रित भी करेंगे। तो ये रामचंद्र जी और सीता जी का जब विवाह हुआ तो उनके विवाह में जनक जी ने क्या क्या परोसा, आज भी इसको ईस्टर्न यूपी में एक जो इनविटेशन कार्ड जाता है उसमें बहुत सारी जगह लिखा होता है वो खाना परोसा जाता है, इसकी चिंता की जाती है। इसीलिए पहले इसको लिख दिया जाता है कि आइए पधारिए और आपको खूब अच्छे से हम कचौड़ी और पूड़ी और सब्जी और रायता खिलाएंगे। आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत धन्यवाद दीनदयाल शोध संस्थान की ओर से। आपसे एक निवेदन कि इसको, पुस्तक को, इस पूरे के पूरे एफर्ट को एनरिच करना और समृद्ध बनाने में आप सबके योगदान लगेगा। हम आपके साथ कुछ वेबसाइट्स वगैरह शेयर करेंगे। ये पुस्तक अभी एकदम से आप लोगों को इसकी सॉफ्ट कॉपी सबके व्हाट्सएप पर आपके साथ में शेयर कर ली जाएगी। आप इसको देखिए और इसमें आप अपनी तरफ से क्या जोड़ना चाहेंगे उसका आप हम लोगों को फीडबैक देंगे तो हम उसको भी आगे बढ़ाते रहेंगे सभी लैंग्वेजेस में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू। आदरणीय अतुल जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पोषण की इस समृद्ध परंपरा में आप सभी को जोड़ने के लिए, जिसका गुजरात हमेशा अग्रणी रहा है, तो एक बार जोरदार तालियों के लिए इस पोषण उत्सव प्रोग्राम के लिए। अब मैं सम्मानीय अतिथिगणों को मंच पर आमंत्रित करूंगा। श्री भूपेन्द्र भाई पटेल जी साहब, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर गुजरात, डॉक्टर नीरजा गुप्ता मैडम, वाइस चांसलर गुजरात यूनिवर्सिटी, श्री अतुल जैन जी, जनरल सेक्रेटरी दीनदयाल शोध संस्थान, श्री ग्रीस भाई साहब, मैनेजिंग ट्रस्टी समस्त महाजन, एवं श्री रसिक भाई जी कमार जी, दीनदयाल शोध संस्थान के वरिष्ठतम कार्यकर्ता, कृपया मंच पर पधारें। आप सभी का मैं करबद्ध अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने हम सब लोगों को इतना समय दिया और मंच पर पधारे। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हम सबके बीच में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री भूपेन्द्र भाई पटेल जी, एक लोकप्रिय जननायक, उत्कृष्ट रणनीतिकार, एवं आप सबको जान के एक खुशी का अनुभव होगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी हमारे दीनदयाल शोध संस्थान के एक वरिष्ठतम कार्यकर्ता एवं ट्रस्टी रहे हैं। आप सब, आपका यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत है। एवं आपके स्वागत के लिए संस्थान के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जिन्होंने नानाजी के साथ कंधे से कंधा मिला के DRI में काम किया है, श्री रसिक भाई जी से निवेदन करूंगा कि वो दीनदयाल शोध संस्थान की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। कृपया तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। अब मैं हम सबके बीच में उपस्थित डॉक्टर नीरजा गुप्ता मैडम, ऑनरेबल वाइस चांसलर ऑफ दिस प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी गुजरात यूनिवर्सिटी, जो अपने आप में एक संस्थान है। मैडम अंग्रेजी भाषा के साहित्य के साथ साथ बहुत सारी भाषाओं की जानकार हैं। आप बहुत अच्छे एक रिसर्चर हैं, रिसर्च प्लानर हैं, रिसर्च मैनेजर हैं। आपके स्वागत के लिए पोषण उत्सव की एक टीम में एडिटर की भूमिका निभाने वाली डॉक्टर मीना कुमारी से निवेदन करूंगा कि माननीय डॉक्टर नीरजा गुप्ता मैडम का स्वागत करें। करके आप सभी लोग ने अभी श्री अतुल जैन जी को सुना। अतुल जैन जी भाई साहब दीनदयाल शोध संस्थान के प्रधान महासचिव होने के साथ साथ इस पुस्तक के प्रधान संपादक भी हैं। आपने इतने अच्छे से उनकी आवाज सुनी। DRI के बारे में जो फिल्म प्रस्तुत हुई उसमें भी उनकी आवाज थी। आपके स्वागत के लिए मैं श्री ऋषिकेश जी पिछले कई दिनों से इस प्रोग्राम में एक बहुत अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि श्री अतुल जैन जी भाई साहब का स्वागत करें। इस पूरे पोषण कल्चर में पूरे देश में अतुल जी का प्रवास रहा और अतुल जी के कारण ही हम सब लोग इतना सब कुछ कर पाए। आप सभी लोगों से
निवेदन है कि तालियों के साथ उनका स्वागत करें। हमारे बीच में श्री गिरीश भाई जी, मैनेजिंग ट्रस्टी समस्त महाजन एवं दीनदयाल सोच संस्थान के वरिष्ठ कार्यकर्ता। आपने अपने व्यापार के साथ साथ सामाजिक प्रकल्पों की जो झड़ी लगाई है पूरे देश में, आप अपने आप में एक बहुत उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं। आपके स्वागत के लिए हमारे बीच में श्री अनूप अग्रवाला जी, जो दीनदयाल सोच संस्थान के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनसे निवेदन है कि वो श्री गिरीश भाई साहब का स्वागत करें। हम सबके बीच में उपस्थित सबसे नौजवान श्री रसिक भाई साहब, जो कि दीनदयाल सोच संस्थान के सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से एक हैं, जिन्होंने नानाजी के समय से डीआरआई के काम को हमारे देश में एवं गुजरात में बहुत अच्छे से आगे बढ़ाया। आपके स्वागत के लिए हम अपने डीआरआई के ही कार्यकर्ता श्री श्रीपाल जी से निवेदन करेंगे कि वो श्री रसिक भाई जी का स्वागत करें। कृपया करके स्वागत की इस घड़ी के बाद अब मैं हमारी बीच में हमारी विशेष अतिथि डॉक्टर नीरजा गुप्ता मैडम से उनके विशिष्ट अतिथि भाषण के लिए उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर नीरजा गुप्ता मैडम। नमस्ते, सादर वंदन। मंच पर सौभाग्य से आज मुख्य अतिथि के रूप में पधारे गुजरात राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री जी, परम श्रद्धेय श्री भूपेन्द्र भाई पटेल जी, डीआरआई से आए श्री अतुल जैन जी, श्री रसिक भाई, श्री गिरीश भाई, आदरणीय भरत भाई पंड्या जी, सामने प्रांगण में बैठे गुजरात विश्वविद्यालय के सभी प्रतिभागीगण, आमंत्रित मेहमानों, आप सभी को मेरा सादर वंदन। मुझे पता है भोजन की इतनी बातें हो गई हैं, भोजन परसने वाला भी है, आप सबको बहुत भूख लग रही होगी। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगी, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारे युवाओं को बिल्कुल पता होनी चाहिए कि आज इस विशेष आयोजन का प्रयोजन क्या है। आप सुनते होंगे आजकल बहुत सारी बीमारी, कुछ अतुल जी ने भी बताई, डायबिटीज है, बहुत सी बीमारियां, बहुत से अस्पताल, बहुत से डॉक्टर हमें चारों तरफ दिखने लगे हैं। आप कभी घर में दादा दादी से पूछिएगा 1950-1960 के दशक में क्या इतनी बीमारियां थी? क्या इतने नाम सुने थे बीमारियों के? ये कहां से आई? तो आप हमारे युवा छात्रों को ये इतिहास का पल जरूर मालूम होना चाहिए। 1950 और 60 के दशक में हम पूरे विश्व में एक कटोरा लेकर अन्न के दानों की भीख मांगने निकले थे, क्योंकि हमारे अपने देश में अन्न बहुत कम पैदा होता था और उस अन्न के भीख में हमें जो अन्न मिला उस पर लिखा हुआ था ये अन्न सुअरों के लिए उगाया जाता है। दिस क्रॉप इज ग्रोन फॉर द पिग्स। हमारी पूरी एक जनरेशन ने वो लाल गेहूं खाकर इस देश को आगे बढ़ाया है और उससे बाहर निकलने के लिए जो हमने हरित क्रांति की, यानी जिस तरह के रसायनों को धरती में डाल दिया ताकि हम अपना अन्न खुद उगा सके, अपना पेट खुद भर सके, उसकी परिणति आज ये बीमारियों में आई है। हमें ये समझना पड़ेगा कि इस एक किताब का इतिहास कितना पीछे जा रहा है और हमारी 2 जनरेशन ने अपने स्वास्थ्य की बलि देकर इस देश को आगे उन्नति पर बढ़ाया है। इसलिए आज ये किताब और भी प्रासंगिक बन जाती है। मुझे याद है जब हम छोटे थे तो कुछ भी खाने की जिद करते थे तो हमारी दादी एक कहावत कहती थी और वो थी, जैते गुड़ बैसाखे तेल, जेठे पंथ आषाढ़े बेल, सावन साग न भादो दही, अगहन जीरा पूसे घना, माघे मिश्री फागुन चना, ये नहीं खाना चाहिए। ये खाने से बीमारी आती है। और वो इतने आराम से कह जाती थी कि हमें भी धीरे 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 रट जाता था। हमारी अपनी संस्कृति इतनी वैज्ञानिक है, इतनी पोषित है, हमारे लोकगीतों में, हमारी कहावतों में, हमारी लिटरेचर में
ये जो हमारे सामने आज साइंसेस के बच्चे बैठे हैं, स्पेशली सर आज यहाँ न्यूट्रिशन साइंसेस के और पोषण से ज्यादा संबंधित हमने बच्चों को आज आमंत्रित किया है, ताकि वो यहाँ से एक मन में ये बीज लेकर जाए कि भोजन पोषित होना चाहिए। पंचकोश की जो बात है, अन्नमय कोश से आनंदमय कोश, उस सब की अवधारणा मात्र स्वास्थ्य में ही है। आप सब स्वस्थ रहें, इसी अपेक्षा से मैं अंत में सिर्फ एक बात का धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर दूंगी। सर, हमारे 75 वर्ष पूरे हुए हैं इस वर्ष गुजरात विश्वविद्यालय को, और कल ही गुजरात विश्वविद्यालय ने पूरे राज्य में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त करके पहले नंबर को प्राप्त किया है। इसके पीछे सर आपकी और पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो परिकल्पना है, आज की न्यूज है कि गुजरात मॉडल का कर्नाटक मॉडल बनने जा रहा है, यानी विश्व उसका अनुकरण कर रहा है। उस मार्गदर्शन के कारण, उस स्नेह और जो आपसे समय समय पर हमें जानकारी मिलती है, सर बहुत धन्यवाद। गुजरात विश्वविद्यालय की पताका आगे भी लहराए। आप सबका पुनः स्वागत और धन्यवाद। बधाई हो बच्चों, आप सब लोग 75 साल के हो गए। तालियां में कंजूसी कर रहे हैं आप लोग। हम लोग जितनी बार भी गुजरात आते हैं तो लौट के 2 दिन फास्ट रखते हैं, इतना अच्छे से पोषण हमको पोषण कर दिया जाता है हमारे उसको, लेकिन तालियों में आप लोग कैसे कम कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है। मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मैसेज है, मस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, अच्छे से काम करो, देश के लिए काम करो। अब मैं मंचासीन अतिथिगणों से जिस कार्य के लिए आप सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, इस पोषण उत्सव के कॉफी टेबल बुक के रिलीज के लिए आप सभी से अपने स्थान पर खड़े होकर इस पोषण उत्सव की इस कॉफी टेबल बुक को रिलीज करने के लिए करबद्ध निवेदन करता हूँ। इस कॉफी टेबल बुक का प्रोडक्शन दीनदयाल शोध संस्थान, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एवं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के माध्यम से किया गया है। इस कॉफी टेबल बुक के मुख्य संपादक श्री अतुल जैन जी, संपादक डॉक्टर श्रद्धा, डॉक्टर मीना एवं काफी पूरे देश के इसमें बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सबके बीच में उपस्थित सम्माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं उनके आशीर्वचन के लिए निवेदन करूंगा कि वो हम सब लोगों को अपने आशीर्वचन देके अभिभूत करें। સારું થયું હમણાં પહેલેથી કહી દીધું આશીર્વચન. જો કે આમે મારે બહુ લાંબુ હોતું નથી એટલે ચિંતા નહીં. પંડિત દીનદયાળ શોધ સંસ્થાન તથા ગુજરાત યુનિવર્સિટીના સંયુક્ત ઉપક્રમે આયોજિત પોષણ ઉત્સવ કાર્યક્રમમાં આપણી સૌની સાથે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત દીનદયાળ શોધ સંસ્થાના પ્રધાન સચિવ શ્રી અતુલજી જૈન, ગુજરાત યુનિવર્સિટીના કુલપતિ શ્રીમતી ડોક્ટર નીરજાબેન ગુપ્તા, સાધના સાપ્તાહિકના ટ્રસ્ટી શ્રી રસિકભાઈ ખમાર, સમસ્ત મહાજન ટ્રસ્ટના મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી શ્રી ગિરીશભાઈ શાહ, આમંત્રિત સૌ પ્રબુદ્ધ નાગરિક ભાઈઓ બહેનો, વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રેસ મીડિયાના મિત્રો, સૌને મારા નમસ્કાર. આજે ભારત રત્ન તથા બંધારણના ઘડવૈયા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરજીની પુણ્યતિથિએ તેઓની દિવ્ય ચેતનાને નમન કરું છું. આમ તો ઘણું બધું જ્યારે બુક અને બુકની અંદર શું શું કન્ટેન છે એટલે એ વખતે આપણને એવું લાગ્યું કે આ માન્ય અતુલજી કે બોલી રહ્યા છે તો એ બોલી પતી ગયું પછી આપણને એમ લાગ્યું કે હવે કઈ બોલવાનું રહેતું નથી ને આપણે સાંભળવાનું રહેતું નથી. આપણે બધાએ નાની નાની વસ્તુ ઉપર કેટલું બધું ફોકસ કરવું પડે છે. એક માન્ય વડાપ્રધાન લેવલની વ્યક્તિએ એક સ્વચ્છતા ટોયલેટ માટે કેટલું મોટું અભિયાન ચલાવવું પડે અને છતાંય પાછા ક્યાંક ને ક્યાંક બનાયા પછી એ વાપરે ના વાપરે, કેવી રીતે એનો ઉપયોગ કરે, બધું આપણે ચેક કરવું. એટલે એવી જ રીતે દરેકે દરેક વસ્તુ આપણે ક્યાંકથી ને ક્યાંકથી સાંભળી આવીએ છીએ ખરા, એને જયારે એનો અમલ કરવાનો આવે
તો આપણને પાછી તકલીફ પડે કે ભાઈ ડોક્ટર કહે કે ભાઈ આ છોડી દો, તારે આપણે છોડીએ ત્યાં સુધી ચાલુ રહેતું હોય બધાને. અને હવે ભૌતિકતા, એમણે કીધું ને કે ભૌતિકતા ઉપર વધારે કે ભાઈ એમાં જ બધું સુખ છે. પણ આપણી સંસ્કૃતિમાં સૌથી પહેલું સુખ તો એ જાતે નર્યા, એવું કહીએ છીએ ને આપણે, જાતે નર્યા. એટલે આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું હોય તો જ આપણને બધો જ આનંદ લઈ શકાય. અત્યારે એસી હોય, બધી વ્યવસ્થા, બહુ ગાડી હોય, બધું હોય, પણ શરીર સારું ના હોય તો એસી એ કંટાળો આવે, ટીવી એ ગમે તેટલું મોટા ઇંચનું ટીવી હોય તો એ કંટાળો આવે, કારણ કે સ્વાસ્થ્ય સારું નથી. એટલે તમને વ્યક્તિ આપણા ઘરને જેની માટે આપણને ખૂબ જ પ્રેમ હોય એ પણ બોલે તો ના ગમે. હવે એ સ્વાસ્થ્ય, પણ છતાંય સ્વાસ્થ્ય માટે આપણે ક્યાંય ધ્યાન આપવાનું હોય તો આપી શકતા જ નથી. એટલે ફરીથી પાછું ધીમે ધીમે બેક ટુ બેઝિક. માન્ય નરેન્દ્રભાઈ હરમેશ કહે બેક ટુ બેઝિક, એટલે જે કુદરતે આપણને આપ્યું છે એને આપણે કેવી રીતે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ એના ઉપર ફરીથી કેન્દ્રિત થઈ અને માન્ય નરેન્દ્રભાઈ અત્યારે આગળ વધી રહ્યા છે. તમે જુઓ, દરેક ક્ષેત્રે એમણે પાણી વાપરવું છે તો વાપરીએ આપણે. વડાપ્રધાનશ્રીએ વાપર્યા પછી કેચ ધ રેઇન, એટલે વરસાદનું ટીપે ટીપું ફરીથી પાછું સંગ્રહ થાય જમીનમાં, એના માટેનો પ્રયત્ન શરૂ કરી દીધો. સૂર્ય ઉર્જા પહેલા હશે જ ને, સૂર્ય નહીં હોય, પણ સૂર્ય ઉર્જા, એક પેડ માં કે નામ, પોષણ માટેનું પણ તમે જુઓ તો શ્રી અન્ન જે ચાલુ કર્યું છે તો એ આપણે કોવિડમાં બધાએ જોઈ લીધું છે. કોવિડમાં બધાને અનુભવ થઈ ગયો છે પાક્કા પાયે કે પૈસા કઈ કામમાં આવે એવા નથી. જે છે સ્વાસ્થ્ય સારું રાખો. કારણ કે પૈસા લઈને ફરવા વાળો વ્યક્તિને હોસ્પિટલમાં જગ્યા જ ના મળી, જગ્યા જ ના મળી, અને એમ થયું કે ઉકલી ગયો, એમ કે પૈસા ગમે તેટલા લઈને ફર્યો તોય ઉકલી ગયો. એટલે બધાના મગજમાં ક્લેરિટી કુદરતે આપી દીધી છે કે ભાઈ તમે બધા જે રીતે દોડી રહ્યા છો એ વ્યાજબી નથી. પૈસા પાછળ દોડવાની કરતા સ્વાસ્થ્ય સારું રાખીને કમાઓ, વધારે ને વધારે ધંધા રોજગાર કરો. કોઈક ધંધો રોજગાર બીજાને આપી શકાય છે, ધંધો મોટો થાય એમાં પણ આનંદની વાત છે. પણ સ્વાસ્થ્ય ઉપર પૂરું ધ્યાન રાખીને જો આપણે કામ કરીએ અને આપણી સંસ્કૃતિને ટકાવી રાખીને આપણે આગળ વધીશું તો જ આપણે આગળ વધવાની જે આપણી વિરાસત છે એવી દરેક જગ્યાએ સિઝન જુદી, વાતાવરણ જુદું, એ પ્રમાણેનું ભોજન હોય છે. પણ આપણને સાઉથનું ભોજન અહીંયા જો ટેસ્ટી એક વખત ગયા ગમી ગયું તો પછી અહીંયા આગળ ગમે ત્યાંથી હોતી સાઉથનું ક્યાં મળે છે ત્યાં જઈને જ જમવાનું. પણ હવે આપણને રોજ અનુકૂળ ના આવે, એ સાઉથ વાળાને અનુકૂળ આવે તો સાઉથ વાળા, ક્યાંક ચોખાનો વપરાશ વધારે, ક્યાંક મકાઈનો વધારે, ક્યાંક ઘઉંનો વધારે. તો એ પ્રમાણેનું જો આપણું જીવન રહે તો મને લાગે છે ત્યાં સુધી જે આજનો પ્રયત્ન છે કે ભાઈ પોષણ ઉત્સવ પ્રોફિટેબલ બુકમાંથી આપણને ઘણી બધી વસ્તુઓ મળવાની છે. એમાંથી અત્યારે ઘણી બધી એમણે કીધી છે, છતાંય વાંચીશું તો એની અંદરથી આપણને ક્યાં શું ઉપયોગ કરવો, કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો. ધર્મમાં પ્રસાદ વહેંચાતો હોય છે તો એની અંદર પણ પોષણનું મહત્વ એમણે રાખીને પ્રસાદ બનાવેલો છે. એટલે આમ જોવા જઈએ તો ધર્મ અને વિજ્ઞાન બે પેરેલલ જ ચાલતા હોય છે. ચોમાસામાં દરેક ધર્મમાં અપવાસ આવે છે, ચોમાસામાં જ આવે. કેમ? તો કે એ વખતે પાચન શક્તિ ઓછી કામ કરે એટલે બધા અપવાસ, દરેક ધર્મમાં અપવાસ એમાં જ આવે ચોમાસું. પણ હવે આપણને તો જે રૂટીન ચાલતો હોય, હું તો એ અપવાસ એક કરતો નથી જોકે, પણ ઓછું ખાવાનું એ બધો પ્રયત્ન કરી શકાય. જૈનોમાં વધારે શું કહેવાય એને, અને ઓછું ખાવાનું એને શું કહીએ, ઉણોદરી કરી શકાય. એટલું કરી શકાય એટલું કહીએ છે. પણ જે પ્રમાણે માન્ય નરેન્દ્રભાઈ વિકસિત ભારત માટેનો પ્રયત્ન છે તો વિકસિત ભારત માટે આપણે સ્વાસ્થ્ય આપણું સારું હશે તો જ એમાં આપણું યોગદાન આપી શકીશું. અને વિકસિત ભારત આપણે, માન્ય વડાપ્રધાન શ્રી કહે છે કે આપણે આઝાદી આપવા માટે મરવું નથી પડ્યું, પણ આઝાદી પછી આપણે આઝાદી માટે આપણે જે 2047 સુધી વિકસિત ભારત માટે આપણે દેશ માટે કેવી રીતે સારામાં સારું જીવી શકીએ એના માટેનો પ્રયત્ન છે. અને બધા જ આપણે સૌ સાથે મળી
અને આપણું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખીને આગળ વધીશું તો મને લાગે છે ત્યાં સુધી માનનીય વડાપ્રધાનશ્રીનો જે સંકલ્પ છે 2047માં વિકસિત ભારતનો, એમાં સૌથી વધારે યોગદાન ગુજરાત આપે અને ગુજરાતી તરીકે આપણે સૌ સાથે મળીને આગળ વધીએ એ જ અભ્યર્થના. ભારત માતા કી જય. વંદે માતરમ. જય જય ગરવી ગુજરાત. आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी का इतने सार गर्भित उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एवं बहुत बहुत आभार हम सभी की तरफ से कि आपने इतने व्यस्तम समय में इस समय निकाला और हम सबको अपना मार्गदर्शन दिया।